अभिनव संवाद और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट कमलेश कुमार प्रजापति। और मेरे साथ है आज पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक श्री हंसराज जी चौधरी। और ये प्रमुख वैद्य है नवग्रह आश्रम के। और इन सर ने जो जीवन में आयुर्वेद के माध्यम से जो समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, तो आज हम इनसे बात करेंगे। सर धन्यवाद, आपने सर आपका कीमती समय में दिया है बातचीत करने के लिए। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि सर आप राजकीय सेवा में रहे हो, आप कृषि पर्यवेक्षक के रूप में आपने 22 साल राजकीय सेवा दी है, तो सर आप ऐसा क्या हुआ कि आपने राजकीय सेवा छोड़ दी और फिर आप आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हुए? प्रजापति जी, ऐसा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आपने इस विषय को आयुर्वेद को अपने वीडियो में चुना। बात यह है कि मैंने 25 साल तक सरकारी सेवा में रहा और मुझे जब सहायक कृषि अधिकारी की पे स्केल मिल गई, तो उसके बाद में मेरी जो पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, चूँकि पिताजी का देहावसान हो गया था 2002 में, तो मैंने 2002 में मतलब नौकरी से वीआरएस ले ली। और ये जो आश्रम की जो स्थापना है, ये स्थापना मेरे वीआरएस लेने के बाद में नहीं हुई। ये बेसिकली ये हुआ था कि 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, उसमें मैं मेरे 4 मित्रों के साथ में था। और वहाँ केदारनाथ में जिस दिन त्रासदी हुई 2013 में, 16 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन हम वहीं थे और हम 17-18 दिन तक बचते बचाते बद्रीनाथ रोड पे हमारे को आर्मी लेके गई। और उसके बाद में हमारे को थ्रू नेपाल साइड का जो रूट था उससे हम आए। तो उन 17-18 दिनों में जो घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुआ, ये उसकी प्रेरणा का परिणाम है कि मैंने ये इस श्री नवग्रह आश्रम की स्थापना की। जैसे सर अगर देखा जाए तो आप ही नहीं, आपके परिवार वाले सभी परोपकार के लिए कार्य करते हैं। जैसे अभी जो आपका गांव है मोतीपुर खेड़ा, इसके लिए जो जमीन है स्कूल की, वो भी आपके पिताजी ने दी है। आप पिछले 20 वर्षों से बच्चों के लिए जो जलपान की व्यवस्था है वो आप करते आ रहे हैं। तो सर ये परोपकार की भावना आपको बचपन में संस्कारों से मिली है? हाँ बिल्कुल, हमारे दादाबा जो थे वो ठिकाना बदनौर के कामदार थे। वो उस जमाने में बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। फिर हमारे फादर थे, फिर हम हैं। तो देखो, सच्ची बात तो ये प्रजापति जी के परोपकार किया नहीं जाता, ये तो अपना कर्तव्य है, ये तो आपकी ड्यूटी है। आपके पास जो है उसको बांटना है। आप सब कुछ तो नहीं दिया हमने स्कूल में 1 बीघा जमीन दे दी, हमने हॉस्पिटल के लिए आधा बीघा जमीन दे दी, हमने स्कूल में एक हॉल बनवा दिया, या हम बच्चों के लिए जो पीने के पानी वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, या हम जो स्कूलों में बच्चों को गणवेश बांटते हैं हर साल, आसपास के जितनी पंचायतें हैं उनमें स्कूल ड्रेसेज वगैरह बांटते हैं, या कालियास जहाँ हम पढ़े लिखे बड़े हुए हैं तो वहाँ की जैसे स्कूल के लिए हम कुछ भी दान, तो ये भी हम बड़ा मतलब किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे आत्मसंतुष्टि के लिए है। तो परोपकार शब्द वैसे दान शब्द के लिए ये कहा गया है कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, वो दान है। तो दान तो बेसिकली विद्या दान हो रहा है, परंतु हम इसमें हमारे को अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानते हैं। एक्चुअली हमारे पास है इसलिए हमने दिया, और हमको जिस परमात्मा ने दिया हमने उसी परमात्मा के आदेश से ये सब हम कर रहे हैं। तो ये तो होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सभी परिवारों में होना चाहिए। सर आपने नवग्रह आश्रम की श्री नवग्रह आश्रम की स्थापना की थी। स्थापना के समय हमने बहुत छोटे रूप से इसको स्टार्ट किया, लेकिन जैसे अभी देखे जाए तो सर आपका जो YouTube चैनल है उसको 2,35,000 लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा भी सर आपके यहाँ पर हर संडे और शनिवार के दिन हजारों लोग विदेशों से, भारत से नहीं नेपाल से और आसपास के बहुत सारे पड़ोसी देशों से आ रहे हैं। तो सर आपने जो एक मुहिम चला रखी है कैंसर मुक्त भारत बनाने के लिए, तो सर आप कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो सर ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आप कैंसर का इलाज सबसे पहले करें? नहीं देखो, ऐसा है कि एक सिस्टम होता है। हम चूँकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और आयुर्वेद का वैद्य होने के नाते हमें जो सिखाया गया हमारे गुरु द्वारा, या इन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये जितनी हमारी संहिताएं हैं, यानी संहिता का मतलब है एक तरह से उसका एक पूरा औषधियों का एक पूरी जानकारी, एक पूरा कानून हो गया एक तरह से। तो कानून ये कहता है, कानून मतलब हमारी औषधियों का कानून, हमारे चिकित्सा का कानून, जो हमारा धर्म होता है, वो धर्म ये होता है कि जो समस्या सबसे बड़ी हो उस समस्या को प्राथमिकता पर लिया जाए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है और एक व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा है, तो खून बह रहा है हम उसको पहले पट्टी बांधेंगे। ऐसा नहीं कि बुखार वाला पहला है तो हम पहले बुखार वाले का इलाज करेंगे। सेम यही स्थिति संपूर्ण विश्व में
आज की तारीख में कैंसर की स्थिति बहुत भयानक है। पूरे WHO के आंकड़ों के हिसाब से संसार का 2023 के अंत तक हर 10वां व्यक्ति कैंसर से ग्रसित हो जाएगा और आज की तारीख में हर 18वां व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। डायबिटीज में हर 50वां व्यक्ति कैंसर मतलब डायबिटीज से ग्रसित है और किडनी में करीब करीब हर 23वां 24वां व्यक्ति है, परंतु कैंसर में जब हर 18वां व्यक्ति हो रहा है तो ये हमारी प्राथमिकता बनती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि करोड़ों रुपया खर्च करके भी कैंसर का इलाज एलोपैथी में उस तरीके से नहीं है जैसे होना चाहिए। उसमें उनकी जो सक्सेस रेट है, डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित ने भी इस बात को कहा है, WHO ने भी इस बात को अंडरलाइन किया है कि जो एलोपैथी की जो सक्सेस रेट है वो 3% के आसपास है। सक्सेस रेट का मतलब ये होता है कि किसी भी रोगी को किसी भी पद्धति से चिकित्सा दी जाए और वो रोगी 6 वर्ष तक अपने आप को सर्वाइव कर ले, यानी कि मृत्यु उसकी किसी कारण से हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये उस बीमारी से वो नहीं मरना चाहिए। मतलब जैसे उसको कैंसर था तो कैंसर से उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, ये 6। तो ये एलोपैथी में रेट बहुत कम है, परंतु हमारे नवग्रह आश्रम की जो सक्सेस रेट है वो 70% है एवरेज। और आयुर्वेद की जो ओवरऑल जिसको भारत सरकार ने अब तक तो अल्टरनेट मेडिसिन के नाम से या अल्टरनेट पैथी के नाम से था, परंतु चूंकि नवग्रह आश्रम जैसे और केरला में कुछ ऐसे संस्थान है या भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उनके प्रयास से अब ये अल्टरनेट वाला कलंक खत्म हुआ है और अब हम मुख्य चिकित्सा पद्धतियों में मतलब आयुर्वेद गिना जाता है। और कैंसर की प्राथमिकता के लिए प्रजापति जी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चूंकि थिएटर का व्यक्ति हूँ, नाटकों से मेरा संबंध रहा, मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, मैं कलाकार हूँ। तो कलाकार और जो लेखक होता है वो बहुत संवेदना के स्तर पे होता है, तो व्यक्ति को मानसिक आघात जो कैंसर बीमारी से पहुंचता है उतना दूसरी बीमारियों से नहीं पहुंचता। मगर लोगों में ये आदत हो गई दूसरी बीमारियों को सहन करने की, परंतु कैंसर से अभी भी डर है, पैसे के चलते, बीमारी के चलते, शरीर के चलते, मौत के चलते। तो इसलिए प्राथमिकता में नवग्रह आश्रम की जो है वो कैंसर है। सर, जैसे कि अभी वर्तमान की परिस्थितियां देखें, जो कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है, तो अभी वर्तमान में सर लोग कोरोना महामारी के चलते या बहुत सारी बीमारियों के चलते आयुर्वेद के प्रति आकर्षण उनका बढ़ रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं सर कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा काल रहा है जिसमें लोगों को शिक्षा का स्तर बहुत ही घटा दिया गया। उसकी वजह से लोग आयुर्वेद को बहुत ही हीन समझने लगे थे। तो जैसे बाबा रामदेव जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, तो इन्होंने जो आयुर्वेद के लिए जो कार्य किया है ये काफी प्रशंसनीय है। तो सर आप किस प्रकार से लोगों को और बोले मतलब कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट भी ना हो और बीमारी जड़ से खत्म होती है? क्योंकि हम जानते हैं एलोपैथी के अंदर कोई भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, उसका उपचार हो जाता है, लेकिन उसकी दवाइयों को जो हम यूज लेते हैं उसकी वजह से दूसरी बीमारियां और पैदा हो जाती है। तो लोगों को किस प्रकार आप सलाह देंगे? जी बिल्कुल सही बात है। आपका अभिप्राय ये है कि जो साइड इफेक्ट्स जो हैं एलोपैथी के, तो वो उनकी वजह से मतलब बीमारी दब जाती है, बीमारी ठीक नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। देखो सच्ची बात यह है कि रामदेव जी ने या बालकृष्ण जी ने या और भी जितने भी विद्वान लोग मेहनती लोग इसमें जो मेहनत कर रहे हैं, सच्ची बात ये बताऊं, पहले मैं आपको एक आयुर्वेद की परिभाषा बता दूं तो आप सब समझ जाएंगे। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, मतलब सीधी बात ये है कि हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जो आयुर्वेद का मतलब होता है जो आयु का वेद है, आयुष का वेद है। आयु का अर्थ होता है उम्र और आयुष का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो मतलब स्वस्थ रहते हुए जीवन गुजारा जाए वो आयुर्वेद। स्वस्थ रहते हुए यानी कि खान पान कैसा होना चाहिए, आपके आचार विचार कैसे होने चाहिए, आपके परहेज कैसे होने चाहिए, आपका इसके लिए मैं आपको बहुत ब्रीफ में ये समझाना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत है, ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक। यानी कि जिस ऋतु में जो फल या सब्जी पैदा हो रही है या जो अनाज पैदा हो रहा है उसका भक्षण करने से, उसका सेवन करने से व्यक्ति बीमार नहीं होता। हितभुक यानी कि हितार्थ कमाया हुआ, हित से माने यानी कि किसी बिना किसी का हक मारे हुए आप अपनी मेहनत से, अपनी खुददारी से जो कमाते हैं वो खाया जाए, प्लस बिना पेस्टिसाइड का यूज किए जो कमाया वो खाया जाए,
उसमें भी आपने कीड़ा मकोड़ा नहीं मारा, समझने की कोशिश करना। अच्छा, उसमें भी आपने प्रकृति को कोई नुकसान नहीं किया, आपने मतलब हित को, और आपके लिए जो हितकर है, इसमें हित के दो जगह दो अर्थ है। आपके लिए हितकर है, जैसे आप वैष्णव समाज से हैं, आप मांसाहारी नहीं है, तो आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, मतलब आपको शाकाहार होना चाहिए। शाकाहार में अब जैसे आप आलू और उड़द नहीं पचा सकते, आपको गैस बनती है, तो आपके लिए मूंग और हरी सब्जियां ज्यादा अच्छी, वो हितकर है आपके लिए। और मित बुक का मतलब ये होता है मितव्ययिता, यानी कि आपको अगर 4 चपाती की पेट में जगह है तो आयुर्वेद ये कहता है आपको 3 चपाती ही खानी है, मतलब 1 चपाती जल के लिए आपको रक्त छोड़नी है। तो आयुर्वेद बेसिकली कहा जाए तो पूरे विश्व का एक चिकित्सा पद्धति अब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज होने लगी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। मैं आपको 2 जानकारियाँ देना चाहता हूँ। भारत में जितनी हर्बल मेडिसिन वो होती है जो ऑर्गेनिक होती है, मतलब जिनमें किसी तरह की पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का, खाद का या दवाई का, औषधि का उपयोग नहीं किया जाता, उसका जो उत्पादन है, उस कुल उत्पादन का करीब 68% जो प्रोडक्शन है वो जर्मनी और चाइना और अमेरिका 3 देश खरीद लेते हैं। 68% मतलब 70% पकड़ो। अब 30% जो बचा उसको पतंजलि है, नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान है, या डाबर है, या जो वैद्यनाथ है, वो लोग खरीद रहे हैं। तो आप सोच लेंगे विश्व में भारत कहाँ टिका हुआ है और वो लोग कितना ले रहे हैं। मूल पद्धति का उपयोग भारत के लोग कम कर पा रहे हैं, जबकि विदेश के लोग ज्यादा इसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके इधर यदि सर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो सर आप जैसे कवि भी है, मुझे सर आपकी कुछ पंक्तियां याद है। जब एक बार कालियान में कवि सम्मेलन हुआ तो आपने बोला था कि तू दाता है तू ही देगा, तेरे दर पर बैठा हूँ, दर दर जाकर दरबारों के रोग उठाना मेरे बस की बात है। तो क्या सर जीवन में आपका यही मूल सिद्धांत रहा, इसकी वजह से आपने जीवन में इतनी प्रगति की है और इतनी लोक सेवा कर रहे हैं? देखो, प्रगति का तो प्रजापति जी कोई मापदंड नहीं है। चरे वेती के सिद्धांत पे जीने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं 2 पंक्तियों से शायद आपको समझा पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि हर वीडियो की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसका एक समय खंड होता है, उतनी उसकी लेंथ होती है। तो कि मैं कतरा हूँ और बेशक तू समंदर है, मैं कतरा हूँ और बेशक तू समंदर है, मुझे मिटा पाए ये तेरी औकात नहीं, मुझे मिटा पाए ये तेरी औकात नहीं। मैं तो मिट जाऊंगा किसी दिन, कोई बात नहीं, मैं तो मिट जाऊंगा किसी दिन, कोई बात नहीं, मगर बिना कतरे के समंदर कहलाए ये तेरी औकात नहीं। तो ये पूरा सामंजस्य है संसार में। मैं तो परमात्मा तक को चैलेंज करता हूँ कि हे परमात्मा, तू बहुत दयालु है, बड़ा सब कुछ है, पर इन लोगों को क्यों दुखी करता है? वो एक दिन कहीं ऐसा नहीं आ जाएगा कहीं तेरे से विश्वास उठ जाए लोगों का। तो मैं तो बिल्कुल सनातनी व्यक्ति हूँ और पूरे आचार विचार से रहने वाला व्यक्ति हूँ। तंबाकू रहित जीवन है और अल्कोहल रहित मेरा जीवन है, मांसाहार रहित मेरा जीवन है। तो और रहा सवाल सफलता का, तो सफलता प्रजापति जी कोई मापदंड नहीं होता है। मैं चूंकि ओशो का सन्यासी हूँ और मैं तो ये मानता हूँ आज जिसका अच्छा है उसका कल कभी बुरा हो ही नहीं सकता। सही है। जैसे सर हम आज जिस दिन आपका इंटरव्यू कर रहे हैं उस दिन है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सर आज जो मनुष्यता की अंधी दौड़ है इसके अंदर जैसे हम चेन्नई, भारत के एक बहुत बड़े शहर है चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में बहुत अधिक बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सूखा वही पड़ता है। इसके लिए एक मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी कि हद में रहे बगैर गुजारा ना हो सका, हद में रहे बगैर गुजारा ना हो सका, पानी भी जल भी जब तक किनारा ना मिला तब तक धारा ना हो सका। तो इसी प्रकार जो मनुष्यता की अंधी दौड़ है इसकी वजह से जो प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाया है, तो किस प्रकार आप लोगों को जागरूक करेंगे कि वो कम से कम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस माँ की गोद में रह रहे हैं, तो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को बहुत कम आवश्यकता के रूप में पूरी करें? देखिए साहब, इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो जल का दोहन नहीं है, वो जल को एक मतलब जितना बरसाती पानी है, चूंकि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहा हूं, तो जितना बरसाती पानी है, प्रकृति जितना बरसाती है उसको वहीं का वहीं रोक लिया है। यानी कि एक सिद्धांत है, कुंड का पानी कुंड में, खेत का पानी खेत में, पंचायत का पानी पंचायत में और राज्य का पानी राज्य में। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान का पानी उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहिए, परंतु आपकी पर्याप्त आवश्यकता पूरी होने के बाद जाना चाहिए।
तो इसके लिए जो वाटर रिचार्ज सिस्टम है, वो चाहे ट्यूबवेल को रिचार्ज करें चाहे कुओं को रिचार्ज करें, पहली बात तो ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत जरूरी है कि जो बरसात का पानी है उस बरसात के पानी को जब तक लोग, ये राजस्थान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में आपके नागौर, पाली, आपका जैसलमेर, आपका बाड़मेर, आपका जोधपुर और आपका पार्ट ऑफ बीकानेर, ये चूरू और पार्ट ऑफ सीकर, ये जिले वहाँ टाँके होते हैं। बरसात के पानी को उन टाँकों में इकट्ठा किया जाता है। चूंकि वहाँ का पानी वो रेतीली जमीन होती है तो जमीन में चला, उसको वो पक्का बना देते हैं और पूरे वर्ष उस पानी से वो अपना काम चलाते हैं। तो ये सब जगह होना चाहिए, एक यूनिवर्सल फॉर्म में ये होना चाहिए। और जिन लोगों ने जल पे काम किया है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने काम किया है और बाबा आमटे ने काम किया है, और जिन जिन लोगों ने भी जल पे काम किया है, मैं तो कहता हूँ उन लोगों के सिद्धांत गलत नहीं है। एनीकट जितने अधिक बनेंगे, ये लोगों ने पता नहीं कहां से धारणा बना दी कि बांध नहीं भरेंगे, मैं कहता हूँ बांध भी भरेंगे। और एक आज के वीडियो के माध्यम से नया सिद्धांत देना चाहता हूँ, प्रत्येक बांध की भराव क्षमता का 75% होने के बाद, जैसे आज कोई बांध अगर उसकी भराव क्षमता मान लो 100 फीट है तो 75 फीट ही भरना चाहिए। 25 फीट पानी जो ही लेवल हो उसको आगे की नदी में जाना चाहिए उसे। ऐसा ही एनीकट में होना चाहिए। ये 6-7 फीट के एनीकट किसी काम के नहीं। वो एनीकट अगर आप 8 फीट का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो एनीकट आपका 4 फीट का बनना चाहिए, और 4 फीट भरने के बाद में वो पानी आगे चला जाना चाहिए। ऐसा ही घरों पर, खेतों पर, आपके घर का जो पानी है, आपका पुराना जो काम नहीं आने वाला ट्यूबवेल है या अभी वर्किंग में जो ट्यूबवेल है, आप उससे रिचार्ज करिए, कुओं को रिचार्ज करिए निश्चित। और विश्व जल दिवस पे मैं एक बात सब लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जल है तो जीवन है और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये सिद्धांत तो जरूरी है। सर, आज जैसे आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इसके अंदर हम देखते हैं कि सर बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो टीवी की अभिनेत्रियां हैं, तो वो महिला सशक्तिकरण का एक झंडा उठाती है और भारतीय संस्कृति को काफ़ी हद से नुकसान पहुंचाने के लिए भी कार्य करती है। तो सर, जैसे महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ तो मैं देखता हूँ, तो सर मैंने आपके घर के बारे में, मेरे पिताजी क्योंकि आपके काफ़ी परिचित रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके घर में आप आश्रम चलाते हैं, आपके जो भाई है वो IRS ऑफिसर है और आपके घर में सभी सुविधा संपन्न व्यक्ति है, लेकिन आज भी आपका घर का जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो आपकी माँ द्वारा लिया जाता है। क्या सर यही वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण है? क्योंकि जो हम टीवियों में देखते हैं, ये देखते हैं, इनसे तो कोई है नहीं, मतलब क्योंकि ये फालतू की राजनीतियां करती है। कोई एक एजेंडा सेट करती है, कोई बीजेपी के लिए एजेंडा सेट करते हैं तो कोई कांग्रेस के लिए करते हैं। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि हम यदि महिलाओं को घर में सम्मान देते तो सबसे अच्छा महिला सशक्तिकरण वही होगा। देखिए, सही बात तो ये साहब, मातृशक्ति का तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा, बिना माँ के तो कुछ भी चीज संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा क्या संयुक्त परिवार है, हम 3 भाई हैं, तीनों शामिल रहते हैं, तीनों भाइयों की बहुएं औरतें शामिल रहती हैं, हमारे हर भाई के 2-2 बेटे हैं, वो भी सब शामिल रहते हैं। तो इन सबके लिए जो लीडरशिप है वो हमारी माताश्री की है। तो ठीक है, अब हमारी माताश्री का हमको एक वृद्धस्थ प्राप्त होना, ये दुनिया की, मैं तो कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मतलब हम बाकायदा हमारे परिवार में डेमोक्रेटिक सिस्टम से डिस्कशन होता है कि भाई ये काम हमें करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। अधिक लोग जिस पे सहमत हैं वो कार्य किया जाता है। परंतु चूंकि माताश्री का अनुभव है, 87 साल उनकी उम्र है, और चूंकि उन्होंने पूरा जमाना देखा है, हमारे पिताश्री का बहुत लंबा राजनीतिक कार्यकाल रहा है और वो बहुत राजनीति में एक बहुत सफल व्यक्तित्व रहे, तो वो अनुभव भी माताश्री को मिला है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि जब तक जो पीड़ा घर की, परिवार की कोई औरत समझेगी वो पुरुष नहीं समझ सकता। दुनिया में 0.1% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, जबकि पूरी दुनिया में 23% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। समझना आप इस बात को। दुनिया में अगर 100 कैंसर पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं तो उन 100 कैंसर पेशेंटों में से 62 पेशेंट जो हैं वो पुरुष होते हैं और जो केवल 38% है वो महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, और सबसे बड़ी कि बचत की दृष्टि से
बताओ, आप किसी भी महिला, आपको जान के आश्चर्य होगा, बिल्कुल आप वीडियो पे इसको बिना अनकट दिखा सकते हैं कि जब नोटबंदी लागू हुई तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थे, और मेरे जो छोटे भाई हैं जो जिनके लिए आप IRS कह रहे हैं, उनके पास सिर्फ 50,000 रुपये थे, और जो मेरे बीच वाले भाई हैं उनके पास 6,000 रुपये थे। परंतु मेरी माताश्री और मेरी पत्नी और मेरे अन्य भाइयों की पत्नियों के पास पूरे परिवार में से 1.5 लाख रुपए निकले थे उनके पास में, और उन्होंने हमारे से मिन्नतें की कि ये पैसा हमारा बैंक से आप बदलवा दो। यहाँ तक वो इस बात पर राजी हो गई कि आप तो आधा पैसा दे दो हमको। हालांकि हमने उनको आधा नहीं, पूरा का पूरा दिया। तो आप देखिए, हम तीनों भाइयों के पास मिलके 1 लाख नहीं मिला, और हमारी मातृशक्ति के पास या ये जो महिला शक्ति है उसके पास 1.5 लाख रुपया मिल गया। तो ये तो सबसे बड़ी बताओ। और रहा सवाल एजेंडे का, तो देखो एजेंडा कोई तय नहीं करता है, एजेंडा विकास तय करता है। तो ये बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये इन चीज़ों से मैं बहुत परे रहता हूँ। मेरा राजनीति से कोई, मैं सीधे सरोकार नहीं रखता हूँ। आश्रम की व्यवस्था जब से मैंने हाथ में ली, तो मेरे लिए 2 ही श्रेणियाँ हैं दुनिया में, मतलब एक रोगी और एक उसका मिलने वाला, उसका परिजन, बस। बाकी मेरे दिमाग में इस तरीके से कुछ भी, मैं ऐसी धारणा ही नहीं रखता। जैसे कि सर आपने बताया कि आपके पिताजी श्री स्वर्गीय श्री कन्हैयाराम जी जाट जो कालियास ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे हुए हैं, तो सर अभी वर्तमान की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर भविष्य में संभावना है कि आप राजनीति की तरफ भी कदम रख सकते हैं? नहीं, मैं तो राजनीति में कभी कदम रखने की बात कर रहा, कदम उठाऊंगा भी नहीं। मतलब मेरे को तो मुझे राजनीति से घृणा नहीं, राजनीति बहुत अच्छा क्षेत्र है। राजनीति में भी अच्छे व्यक्ति जाने चाहिए, क्योंकि वो देश की दशा और दिशा तय करते हैं। तो अच्छे लोगों को मैं समर्थन करूंगा, परंतु मैं स्वयं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। मेरा कभी दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय दिया।